नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी चर्चा प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले संज्ञा प्रकरण के बारे में चर्चा की और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न संज्ञाओं के बारे में जानकारी ली। मित्रों, आज हम जिस प्रकरण की बात करने वाले हैं वो है पद संज्ञा। मित्रों, पद किसे कहते हैं? परीक्षा में कई बार ये बहुत प्रश्न पूछे जाता है कि पद आखिर होता क्या है, और संस्कृत में पद का बहुत बड़ा महत्व है। पतंजलि महोदय जो महाभाष्य के रचनाकार हैं, उन्होंने कहा है कि न पदम प्रयुंजते, अर्थात संस्कृत भाषा में जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हम। मित्रों, इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। आप लोगों ने मित्रों हिंदी भाषा के अंतर्गत एक उदाहरण पढ़ा होगा, राम जाता है। राम जाता है, तो यहाँ पर देखिए राम क्या है? कर्ता पद है, और जाता है क्या है? क्रियापद है। अब मित्रों यहाँ क्रिया यानी मूल धातु क्या है? जा है। तो यहाँ यदि हम ये कहें कि राम तू जा, तो तू जा, ये वाक्य भी बन सकता है। लेकिन मित्रों हमें यहाँ क्या समझना है कि ये जो हिंदी और संस्कृत के अंतर्गत हम लोग जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं वो इसलिए करें पद को समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? राम है। तो मित्रों राम अगर हम संस्कृत में इसी वाक्य को बनाएंगे तो राम शब्द की संस्कृत होती है राम, और गम धातु का प्रयोग होता है तो रामगम। ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा मित्रों, ये प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले हमने इसको पद नहीं बनाया है। तो संस्कृत भाषा में यदि हमें प्रयोग करना है तो सबसे पहले शब्द को क्या बनाना पड़ेगा मित्रों? पद बनाना पड़ेगा। और पद बनाने के लिए इस राम में कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा और इस गम धातु में कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तब रूप बनेगा आपका रामः गच्छति, यानी कि आप राम गच्छति रूप को सही बताओगे। तो हम ये कह रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि राम जाता है से राम गच्छति तक की जो यात्रा है वो किस प्रकार संपन्न हुई, तो उस बात को बताने के लिए पाणिनि महोदय ने हमें एक सूत्र दिया, पद संज्ञा करने वाला सूत्र। और वो कौन सा है मित्रों? सुप तिङन्तं पदम। सूत्र कौन सा है मित्रों? सुप तिङ अंतम पदम। तो ये जो मित्रों ये जो सूत्र है ये है सुप तिङ अंतम पदम। देखिए चार पद हैं इस सूत्र में, सुप तिङ अंतम और पदम। अब इसको हम यूं समझते हैं मित्रों, देखिए सबसे पहले बात की गई सुप, अर्थात सुप कहाँ हो? अंत में। फिर बात की गई किसकी? तिङ। तिङ कहाँ हो? अंत में। तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। तो सुप अंत में है जिसके और तिङ अंत में है जिसके, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? पद संज्ञा होगी। यानी कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि पद बनाने के लिए हमें सुप और तिङ को अंत में जोड़ना पड़ता है। अब सुप जिसके अंत में होगा तो मित्रों जस्तु संधि होने के कारण सुप प्लस अंत से क्या बन जाएगा? आपका सुबंत बन जाएगा। अब सुबंत बन जाएगा तो इसे हम यूं समझते हैं कि सुप प्लस अंत, यानी कि सुप जिसके अंत में होगा मित्रों उसे हम क्या कहेंगे? सुबंत कहेंगे। और तिङ जिसके अंत में होगा उसे हम किसके नाम से जानेंगे मित्रों? तिङन्त के नाम से जानेंगे। तो हम ये कहेंगे कि सुबंत और तिङन्त को ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो दो बातें हम लोगों ने स्पष्ट कर ली है कि सुबंत और तिङन्त को ही हम क्या कहते हैं मित्रों? पद कहते हैं। अब सुप क्या है? तिङ क्या है? आओ मित्रों इसको भी हम समझते हैं। तो आइए मित्रों समझते हैं कि आखिर ये सुप है क्या। तो मित्रों देखिए सबसे पहले हम कौन से प्रत्ययों की बात कर रहे हैं मित्रों? सुप प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। सुप प्रत्ययों की बात कर रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। तो मित्रों हम लोगों ने यहाँ जो लिखा हुआ है आपका ये विभक्ति है मित्रों। क्या है ये? विभक्ति। फिर ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मित्रों यानी कि संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि जो एक का बोध कराए वो एक वचन, जो दो का बोध कराए वो द्विवचन, और जो दो से ज़्यादा का बोध कराए वो बहुवचन। फिर मित्रों इसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक क्या बना दी है मित्रों? विभक्तियाँ बता दी हैं। प्रथमा से लेकर के क्या बना दी है? सप्तमी तक विभक्तियाँ बता दी हैं। अब मित्रों तो आइए एक एक चर्चा की बात करते हैं कि इन्हें सुप क्यों कहते हैं। क्योंकि मित्रों इनका प्रारंभ किससे हो रहा है? सु से हो रहा है। तो यानी कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा मित्रों? सु। द्विवचन में क्या जुड़ेगा? औ, और बहुवचन में क्या जुड़ेगा? जस।
द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जुड़ेगा अम, द्विवचन में जुड़ेगा औट और बहुवचन में क्या जुड़ेगा? सस। यानी कि सु औजस, अम औट सस। मित्रों तृतीय की बात करते हैं तो तृतीय के एक वचन में टा, तृतीय के द्विवचन में भ्याम और तृतीय के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है मित्रों? भिस। आइए मित्रों अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो तृतीय तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली मित्रों। उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत ने, भ्याम, भ्यास, पंचमी में नसी, भ्याम, भ्यास, षष्ठी में ना, सोस, आम और सप्तमी में जुड़ता है मित्रों आपका नी और सुप। यानी कि प्रथमा के एक वचन से लेकर के और सप्तमी तक का जो बहुवचन है सुप, यानी कि इसका प्रारंभ किससे हो रहा है मित्रों? प्रारंभ किससे हो रहा है? इसका सु से प्रारंभ हो रहा है और समापन किस पे हो रहा है मित्रों? इसका पैसे हो रहा है। इसलिए सु से प्रारंभ होने के कारण और पैसे समाप्त होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं मित्रों? सुप प्रत्यय कहते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर सुप है क्या। यानी कि 7 विभक्ति और 3 वचनों में जब इसको जोड़ते हैं तो मित्रों कितने 21 रूप बनते हैं। तो जब आपने राम शब्द के रूप पढ़े होंगे तो मित्रों राम है रामान, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो रामयो, रामः रामान रामई, रामेभ्य रामेभ्य, रामाणाम रामेशु हे रामा। यानी कि आपने प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक कितने रूप बनाए मित्रों? 21। तो वो जो 21 रूप बने हैं वो सब क्या बने हैं? पद बने हैं। तो हम वाक्य बना सकते हैं रामः गच्छति, रामम पश्यति, रामेण हतः। तो इस तरीके के रामाय ददाति, रामस्य पुत्रः। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि जब हम कारक आदि का जो प्रयोग करते हैं उन कारक आदि में जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जिस प्रकार हिंदी में ने को परसर्ग जो हम जोड़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी नानेनी, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में कारक आदि में क्या कौन सा प्रत्यय जोड़े जाते हैं? सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। यानी कि ये बाद में जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो मित्रों जो प्रत्यय हैं उस तरीके के प्रत्यय नहीं है, लेकिन ये सुप क्या है? पद बनाने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कितने प्रत्यय आते हैं? 21 प्रत्यय आते हैं। तो कई बार आपसे परीक्षा पर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? तो मित्रों प्रथमा के एक वचन में कौन सा आता है? सु प्रत्यय आता है। इस तरीके से आप प्रत्यय से, सुप प्रत्यय से आप शब्द यानी कि प्रातिपदिक और यूँ कहेंगे पद बनाने की जो आपकी विधि है वो पाणिनि महोदय ने एक सूत्र के माध्यम से दी है कि सुप तिङन्तं पदम। आइए मित्रों तिंग की चर्चा भी करते हैं। मित्रों ये जो तिंग है ये जिस प्रकार सुप शब्द के अंत में जुड़े, इसी प्रकार ये तिंग किसके अंत में जुड़ते हैं? धातु के अंत में जुड़ते हैं। अर्थात धातु के अंत में जुड़ करके ये क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं कि ये जो धातु है इनकी प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक परस्मैपदी होती है और एक आत्मनेपदी होती है। पहले हम परस्मैपदी की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम आत्मनेपदी धातुओं की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों देखिए संस्कृत भाषा में जो पुरुष है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द के रूप, मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द के रूप और जितने भी शेष बच गए वो सब कौन से पुरुष में मित्रों? प्रथम पुरुष में। और यहाँ पर क्या है? वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मित्रों प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? तिप, द्विवचन में तस और बहुवचन में झस। इसी तरीके से मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप, द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। और उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप, द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। यानी कि ये परस्मय पद है। जैसे हम परस्मय पद तो हमने गम धातु के रूप पढ़े तो रूप बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो मित्रों ये तो किसकी बात हो गई? आपके परस्मैपदी धातुओं की बात हो गई है। आइए मित्रों अब हम बात करते हैं आत्मनेपदी धातुओं की चर्चा की। तो मित्रों ये देखिए आपकी जो आत्मनेपदी धातु हैं इनमें भी 3 पुरुष हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, और इधर 3 वचन आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मित्रों प्रथम पुरुष के एक वचन में तय, द्विवचन में आताम और बहुवचन में झ। मध्यम पुरुष में एक वचन में थास, द्विवचन में आथाम और बहुवचन में ध्वम। उत्तम पुरुष के एक वचन में एट
द्विवचन में वही और बहुवचन में मही। अब मित्रों इसको तिंग क्यों कहा? क्योंकि इसका प्रारंभ किससे हुआ? ती से हुआ और समापन किससे हो गया? गै से, इसलिए क्या है ये? तिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप और तिंग एक प्रत्याहार की तरह भी काम करते हैं, जिनके अंतर्गत सुप के अंतर्गत तो हम लोग 21 और तिंग के अंतर्गत हम कितने? 9 और 9 18, यानी कि 9 परस्मै पद और 9 आत्मनेय पद। तो 18 जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? तिंग। अब ये आत्मनेय पद जिस तरीके से सेव धातु के रूप हम बनते हैं, सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेते सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो इस तरीके से पद बनाने के लिए 2 प्रक्रियाएं दी हैं, सुप तिङन्तम पदम। तो हम कह सकते हैं कि सुप और तिंग अंत में जिसके होते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? तिङन्त के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि सुप तिङन्तम पदम अर्थात सुप और तिंग के अंत में, अर्थात सुप और तिंग जिसके अंत में हो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। शब्दों के अंत में लगने वाले सु और जस ये जो प्रत्यय हैं इन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं और इनसे बनने वाले शब्दों को हम सुबंत कहते हैं। और धातुओं के अंत में लगने वाले तिंग जो प्रत्यय है उन तिंग प्रत्ययों से बनने वाले तिङन्त शब्द होते हैं, इसलिए सुबंत और तिङन्त की कौन सी संज्ञा होती है मित्रों? पद संज्ञा होती है। इसलिए सूत्र क्या बना? सुप तिङन्तम पदम। मित्रों आशा है आपको ये प्रकरण समझ में आया होगा। इस प्रकार आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण की क्या होती है मित्रों? समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने मित्रों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।